Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। लेट्स से ये हमारे पास एक डायग्राम है। आपको यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आपको हर तरफ दिखाई दे रही है और ये लास्ट बाउंड्री हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की है। अब जो भी फ्लूइड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब जौन सा न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन है इसके दरमियान जो फ्लूइड होगा सेल के अंदर उसको हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म का। अगर न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है तो उस केस में हम इसको डिफाइन करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसके एक्सटर्नल फ्लूइड है और सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल जो फ्लूइड है उसको भी हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल दैट इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड है वो एंड इंटरनल टू द सेलुलर मेम्ब्रेन, और जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड है। समटाइम डिस्क्राइब्स एज नॉन न्यूक्लिएटेड कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के कंटेंट को निकाल के जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल साइड पे और सेलुलर मेम्ब्रेन की इंटरनल साइड पे जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट इसको देखें साइटोप्लाज्म की नेमिंग को, in 1863 a Swiss biologist named R.V. Kolliker coined the term cytoplasm। ये वाले जो साइंटिस्ट थे 1863 में साइटोप्लाज्म की टर्म को यूज़ किया जो कि एक सिनोनिम के तौर पे यूज़ हो रही थी प्रोटोप्लाज्म के, लेकिन ग्रेजुअली चेंज होके जो करंट हमारे पास टर्म है साइटोप्लाज्म इसमें चेंज हो गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब लेट्स से ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म, बेसिकली दो चीज़ें हैं। अब इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग कंटेंट है, लिविंग मैटर है एक सेल का। द लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर होगा एंड साइटोप्लाज्म। द टू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जो कि ये कंबाइन फॉर्म में हमारे पास प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करते हैं। अगर हम देखें कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म उसकी डिवीजन कौन सी है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास तीन तरह का होगा। एक तो ऑर्गेनेलीज होंगे जिनको हम बोलेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस। जो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम बोलेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस। उसके बाद जो इंक्लूजन्स हैं जिसमें आ जाएगा इनसॉल्युबल वेस्ट आ जाएगा या दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे उनको हम बोलेंगे इंक्लूजन्स। और उसके बाद जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो सॉल्युबल पार्ट है उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। तो ये तीन जो सी चीज़ें हैं कंबाइनली इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जोन से हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं वो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। जो हमारे पास इनसॉल्युबल वेस्ट हैं, ये दूसरे मटेरियल हैं, प्रोडक्ट्स हैं, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम बोलेंगे इंक्लूजन्स। और जो सॉल्युबल पार्ट है सेल का उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेली। जो सेल के ऑर्गेनेली की सारी वैरायटीज़ हैं उसको हम बोलेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, उसके बाद लाइजोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी की सारी जो सी चीज़ें हैं इनको हम बोलेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। और इंक्लूजन्स क्या है, इसके बाद जो वेस्ट हमारे पास होंगे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, किसी चीज़ की एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या दूसरे वेस्ट हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे इंक्लूजन्स।
इट इज़ कंटेन इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्स्ट्रा यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, अगर उनकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो तो उनको भी हम वेस्ट का नाम देते हैं। इन चीज़ों को हम बोलेंगे इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर पार्टिकल्स दैट आर टेम्परेरली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब इनकी ये प्रॉपर डिफाइन ये होगी, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होंगी, कुछ पार्टिकल है जो टेम्परेरली थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड होते हैं साइटोप्लाज्म में। इट इंक्लूड्स द कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स, इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होंगे और ग्रेन्यूल्स भी होंगे। अब हम देख लेते हैं जो उनसे इंक्लूजन्स हैं, उनकी जो 3 मेजर टाइप है वो कौन कौन सी हैं। कुछ इंक्लूजन्स सेक्रेटरी इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंजाइम्स हैं या एसिड्स हैं। कुछ हमारे पास जो उनसे इंक्लूजन्स हैं वो न्यूट्रिटिव होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन आ जाएगा और लिपिड्स वगैरह आ जाएगा। और कुछ जो उनसे हैं पिगमेंटेड, हमारे पास पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होंगे, जैसे कि मेलानिन एक हमारे पास कंपाउंड है, पिगमेंट है, जो कि स्किन सेल में पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे ग्रेन्यूल इंक्लूजन्स। ये 3 टाइप्स थी इंक्लूजन्स की। अब जो तीसरी चीज़ है, तीसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम बोलेंगे साइटोसोल। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलेंगे, यहाँ पर भी देख लें आप, ये सॉल्युबल पार्ट है सारा, ये भी सॉल्युबल पार्ट है सारा। तो जो सा सॉल्युबल पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, और इसी की वजह से जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ऑर्गेनेली हैं, उनको सिंथेसाइज करता है साइटोसोल। अब केमिकली इट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर। जो साइटोसोल है वो 90% वाटर है, और बाकी जो सी 10% है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें इसी के अंदर या तो डिजोल्व फॉर्म में होंगी या वैसे इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। इट फॉर्म अ सॉल्यूशन कंटेन ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब जो साइटोसोल है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लाइफ की स्टैब्लिशमेंट के लिए जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेकंड चैप्टर कंप्लीट है, और बायोमॉलिक्यूल्स जो कि 16 हैं, जिनमें मैक्रो, माइक्रो और उसके बाद ट्रेसिस हैं, या हम इनको मेजर, माइनर और ट्रेसिस भी बोल सकते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे साइटोसोल के अंदर। अब हम जो साइटोसोल के अंदर जो सॉल्यूशंस होती हैं वो बेसिकली उनकी डिवीजन हमारे पास 2 तरह की है, एक होगा ट्रू सॉल्यूशन और एक होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो ट्रू सॉल्यूशन है, इन दी साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस में फॉर्म आर ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन को बनाने वाले हमारे पास चीज़ें हैं वो या तो आयंस होंगे या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये जो उनसे मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम देखें लार्ज मॉलिक्यूल को, तो वो जो सा सॉल्यूशन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको हम फर्दर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 तरह का हो सकता है, या तो इसको हम बोलेंगे सोल या इसको हम बोलेंगे जेल। अगर तो कोलाइडल सॉल्यूशन नॉन विस्कस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सोल कहलाएगा, और अगर विस्कस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जेल कहलाएगा। अब नॉर्मली जोन सा पेरिफेरल पार्ट है एक सेल का, जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास जेल होता है, और जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है उसको हम बोलते हैं सोल। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक ए जेल, सॉरी, peripheral part of the cell is often like a gel and central part of the cell are often like a soul। तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे मैंने जो लिखे नहीं हुए, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि सोल और जेल में डिफरेंस क्या है। जो पहला डिफरेंस है वो ये होगा, सोल इज़ अ नॉन विस्कस सॉल्यूशन और जो जेल है वो विस्कस सॉल्यूशन है। अब दूसरा इसका डिफरेंस क्या है, ये लिखा हुआ है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक ए जेल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक अ सोल। ये 2 डिफरेंस हो गए। अब सोल जो सा है is an active portion of the colloidal solution और the cytosol। अब जो जेल है वो नॉन एक्टिव या इनएक्टिव सॉल्यूशन है, इनएक्टिव पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन का या साइटोसोल का। नॉन विस्कस पार्ट जो सा हमारे पास सोल है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे, मेटाबॉलिज्म
एक्टिवली होती है, और जो उनका जेल विस्कस पार्ट है इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत लो लेवल पे होती है। ये तीसरा पॉइंट था। पहला आपने इनको इनकी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंगली पढ़ लिया, दूसरा इनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली, तीसरा इसकी एक्टिवनेस के अकॉर्डिंगली, और फोर्थ हमने इनके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट कौन सा डिफरेंस वो ये है कि जो सोल है कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेल, व्हाइल द जेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सोल। इनकी इंटर कन्वर्जन होती रहती है, डिपेंड करता है सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डिमांड के अकॉर्डिंगली। अब हम इसके साइटोप्लाज्म के थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस को देखने से पहले आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लेना है। अब अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, और गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, हमारे पास साइटोस्केलेटन भी है, साइटोसोल भी है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, हर एक ऑर्गेनेली का कोई स्पेसिफिक काम होगा। फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की सिंथेसिस कर रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। तो हर एक ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा वो इंडिविजुअली एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इन सब का इंडिविजुअल फंक्शन ही साइटोप्लाज्म का कलेक्टिव फंक्शंस के ज़िम्मे में आ जाएगा। अगर 10 ऑर्गेनेली हैं तो वो 10 काम कर रहे हैं, तो वो 10 के 10 साइटोप्लाज्म में हैं, तो वो कलेक्टिवली जो काम होंगे वो साइटोप्लाज्म के होंगे। अब मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। वाइटल केमिकल्स जो हमारे पास हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, वो सारे के सारे इसी के अंदर होंगे। उसके बाद इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोर हाउस है उसी को भी साइटोप्लाज्म बोला जाता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में इनिशिएट होता है, और उसी के ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाके कंप्लीट होता है। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। अब जो सा सेल है उसको प्रॉपर शेप देगा साइटोप्लाज्म। अगर तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी में है तो सेल अपनी प्रॉपर कंडीशन में होगा, प्रॉपर फॉर्म में होगा, और अगर इसको हम निकाल लेंगे तो जो सा सेल है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर जो शेप है सेल की वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही है, या उसके ऑर्गेनेल की वजह से है। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड एटीपी। इन सब की जो सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि इनको सिंथेसाइज करने वाले जो ऑर्गेनेली हैं वो साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होगी, जिसमें गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस दोनों इन्वॉल्व होंगे, और वो दोनों ही साइटोप्लाज्म का पार्ट हैं। इट इन्वॉल्व्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन। अब जो हार्मफुल केमिकल्स हैं अगर सेलुलर लेवल पे देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे होता है। इट इन्वॉल्व्स इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जितने भी सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। It contains several cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेली, उसकी एग्जांपल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपकी बुक के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है साइक्लोसिस, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसको मेंशन कर लें, और इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और इसी को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है या साइक्लोसिस है या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ये होती क्या है? सिंपली द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड सब्सटेंस और द साइटोप्लाज्म। अब जो सेल के अंदर फ्लूइड है या साइटोप्लाज्म है, उसमें अगर कोई भी मूवमेंट है, खा वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो उसको हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, या नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, और इसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, और इसी चीज़ को हम नाम देंगे एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये था आज का हमारा लेक्चर, और होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करें इसको विजिट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा, सेटिस्फेक्शन होगी, और हमारे लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस और ज़्यादा होंगे। सो आज के लेक्चर के जो उनसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, डिस्कस भी कर चुका हूँ। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब जो साइटोप्लाज्म की डिफाइन है,
प्रोटोप्लाज्म के डिफाइन है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है, डिवीजन है साइटोप्लाज्म की, एक्सक्रीटोन सब्सटेंस, इंक्लूजन, साइटोसोल, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम बात करें सोल और जेल की, दो सॉल्यूशंस भी थे जो बना रहे थे, दो सॉल्यूशन जो उनसे हैं वो ट्रू सॉल्यूशन था और कोलाइडल सॉल्यूशन था, ये भी सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सोल और जेल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके फंक्शंस भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और एज अ होल ये कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।